नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का जो चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस उसका 4th पार्ट देख रहे हैं। तो इसके पहले के जो 3 पार्ट है उसके सारे के लिंक्स मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस। लेकिन ये देखने से पहले आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आपको वो देखना ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना रह जाती है हमेशा शुरू में कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। दूसरी बात कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। लाइक से भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। और इम्पॉर्टेंट, मुझे पता होने दीजिए कि मैंने कैसे सिखाया। कहाँ पे बताओगे? कमेंट्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के हमारे जो टॉपिक को, जो है लिमिटेशंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिसिज्म ऑल्सो ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देयर आर टोटल 5 लिमिटेशंस। कौन से चलिए देखते हैं। पहला है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, दूसरा है कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड वन इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ द गुड्स, फोर्थ वन इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड द लास्ट वन इज अ सिंगल बॉन्ड। अगर आपने अजम्पशंस वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि दीज आर ऑल अजम्पशंस। इसीलिए जो अज्यूम किया था वही क्रिटिसिज्म में आ रहा है क्योंकि अजम्पशंस सही नहीं थे। चलिए वन बाय वन देखते कि क्या है हमारे क्रिटिसिज्म उस पॉइंट को लेके। जो पहला है वो है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमी की कोई भी थियरी अगर हमें डिराइव करनी है, उसका कंक्लूजन निकालना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अज्यूम सर्टन थिंग्स। यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? वी अज्यूम दैट देयर इज अ होमोजेनिटी इन द प्रोडक्ट। याद है? याद आ रहा है अजम्पशंस वाला? उसके बाद क्या अज्यूम किया था? कॉन्स्टेंटी। कॉन्स्टेंट क्या है? टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स। याद आ रहा है? और क्या अज्यूम किया था? पीपल शुड बी रैशनल। हेलो, याद आ रहा है? ये हम लोगों ने अज्यूम किया था। बट इन रियलिटी इट इज वेरी चैलेंजिंग टू मीट ऑल दिस थिंग्स साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट। ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होना और पॉसिबल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इन रियलिटी होता क्या है? एग्जांपल ले लेते हैं एक पिज्जा का। पिज्जा खाया आप लोगों ने? पिज्जा देखिए ऐसे गोल वाला रहता है जो बाजू में, बट साथ में खाते कि नहीं, उसको कट करके एक स्लाइस में खाते। ये हो सकता है कि बहुत सारी जो स्लाइसेस है वो अलग अलग टेस्ट करे। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर टॉपिंग्स रहती है, किसी में टॉपिंग ज्यादा गिर सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, हमें शायद हर एक स्लाइस सेम टेस्ट की ना लगे। किसी के ऊपर अगर फ्लेक्स ज़्यादा डाल दिया, वो चिली फ्लेक्स होता है, तो वो स्लाइस तीखा लग सकता है। किसी के ऊपर सॉस डाल दिया, वो शायद खट्टा या मीठा लग सकता है। इसी वजह से इसी सिमिलर लाइक दिस सिचुएशंस मीट होना एक टाइम पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो अजम्पशन था, होमोजेनिटी, कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड रैशनलिटी, ये सारे अजम्पशंस क्या है? अनरियलिस्टिक होने की वजह से ये क्रिटिसिज्म का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मतलब मैंने आपको बताया था, कार्डिनल मतलब क्या है? काउंट करना। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको कार्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्डर में तो लगा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डरली मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया है? दैट द लॉ कैन मेजर्ड इन एग्जैक्ट नंबर। यूटिलिटी जो क्या है, हम लोग एग्जैक्ट नंबर में मेजर कर सकते हैं। It can be compared, it can be added, it can be organized in a schedule. However, this is unrealistic because utility is a psychological concept and cannot be precisely quantified. Quantify मतलब काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लेते तब पता चलेगा आपको। एग्जाम्पल ले लो कि आप एप्पल खा रहे हो। एप्पल खाने के बाद क्या आप बता सकते हो कि आपको एप्पल खाने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मतलब जो अजम्पशन वाला था उसमें भी मैंने आपको बताया था। डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है कि सेटिस्फेक्शन कितना मिला। बता सकते हो 10 आउट ऑफ कितना मिला? नहीं, डिफिकल्ट होता है। बट वी कैन कंपेयर इट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि कल जो एप्पल खाया था उससे आज वाला एप्पल क्या था? अच्छा था। बट इन रियलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि मेरे को 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, 6 का मिला, या 5 का मिला, 4 का मिला। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको नंबर में बताना कि मेरे को सेटिस्फेक्शन कितना मिला किसी चीज़ से। बट हम लोग बता सकते हैं कि कल वाले से मुझे आज सेटिस्फाइड ज़्यादा मिला, कल से ज़्यादा टेस्ट आज में आ रहा है। ये हम लोग बता सकते हैं। समझ में आया? ये है अनलिस्टेड अजम्पशन था हमारा। न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। इंडिविजिबिलिटी मतलब क्या है? वो भी हम लोगों ने अजम्पशन में देखा था।
द गुड्स दैट वी कैन डिवाइड आइदर, उसको हम लोग पार्ट में करके कंज्यूम कर सकते हैं। देखो कंज्यूम करना मतलब हर बार खाना नहीं होता है, कंज्यूम मतलब ऑलवेज नॉट ईटिंग समथिंग। ये हो सकता है कि हम लोग किसी चीज को यूज कर रहे हैं, तो यूज करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज यूज कर सकते हैं, टीवी यूज करते हैं, कार यूज करते हैं। क्या हम लोग उसको डिवाइड करके यूज कर सकते हैं कि कार का जो पिछला वाला पोर्शन है कोई और यूज कर रहा है और आगे वाला पोर्शन कोई और यूज कर रहा है? ऐसे नहीं होता है, होल कार हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मैंने जो अजम्पशन वाली वीडियो में बताया था, लड्डू खाने वाला है, हम लोग आधा खुद खा सकते हैं, आधा किसी और को दे सकते हैं। येस, वी कैन डू दैट। आइदर आधा सुबह खाया, आधा रात को खाया, ये भी कर सकते हैं। तो ये इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कमोडिटी इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पे सब गुड डिविजिबल होंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्या है, थर्ड क्या है, क्रिटिसिज्म है। इसके बाद वाला जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब पैसे से हर बार सेम वैल्यू मिलेगी, ये नहीं होता है। ये क्या अज्यूम कर रहा है, यूटिलिटी ऑफ ईच मनी स्टेज द सेम। However, this is not realistic because the utility of money varies between people and changes with the circumstances. इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मतलब मान लीजिए कि 1000 रुपया है, 1000 रुपया मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बट शायद धीरूभाई अंबानी के लिए, सॉरी धीरूभाई अंबानी बोला, मुकेश अंबानी के लिए, अनिल अंबानी के लिए, अदानी के लिए वो बहुत कम होगी उसकी वैल्यू। क्या है, 1000 रुपया उसके लिए कुछ भी नहीं है। वैसे ही होता यह है कि अगर एक अमीर इंसान है और एक गरीब इंसान है, दोनों के 1000 रुपये गिर गए मान लेते, ज़्यादा दुख किसको होगा, गरीब इंसान को होगा, क्योंकि यार उसके पास शायद कम पैसे रहेंगे। अमीर इंसान को क्या रहेगा, ठीक है 1000 रुपये गिर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही जब प्राइसेस कम हो जाती है तो जो गुड्स महंगे हो जाते हैं उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू है, अमीर इंसान के लिए ठीक है महंगा हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमीर जो गरीब है वो क्या सोचेगा, अरे यार अभी हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो ये है कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल मनी का जो है कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो वैरी करता है, चेंज होता है। बट ये अज्यूम किया था, इसलिए ये क्रिटिसिज्म में आया हुआ है। व्हाट इज द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, सिंगल वांट। क्या अज्यूम किया है लॉ में, इट फोकसेस ऑन सैटिस्फाइंग वन वांट एट अ टाइम, हाउएवर इन रियलिटी पीपल हैव मेनी वांट्स साइमल्टेनियसली। कैमरे का एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है, हेलो, हम लोगों ने कैमरे का एग्जांपल लिया था। वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, एज्यूम करो कि हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते सब सिर्फ खाना खाते हो क्या, कभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कभी वाइन पी सकते हैं, कभी पानी भी पी सकते हैं, राइट। सो व्हाइल ईटिंग वी कैन नॉट ओनली सेटिस्फाई अवर हंगर, वी विल सेटिस्फाई अवर थर्स्ट ऑल्सो। कि खाना खाते समय हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, कोई शरबत पीता है, कोई और जूस पीता है, तो ये होने वाला है और ये होता है। सो सेटिस्फाइंग वन वांट एट ए सिंगल टाइम इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हम लोग देखने वाले, सेकंड पार्ट, ये वीडियो का सेकंड पार्ट जो है इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। दोनों वर्ड सिमिलर है। इंपॉर्टेंस के लिए क्या है, देयर आर 4 पॉइंट्स। पहला जो है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आइदर यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। दूसरा है यूजफुल टू द गवर्नमेंट, ये लॉ किसको काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट मतलब क्या, किस चीज के लिए काम आने वाला है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज अ बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड लास्ट वन इज इट इज अ बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। हाउ इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या करेगा, द लॉ हेल्प्स द कंज्यूमर टू बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ टू गेट द मोर satisfaction from their limited resources। limited resources मतलब पैसे ले लेते, लिमिटेड होते हैं हमारे पास, अनलिमिटेड थोड़ी है कि जितने चाहिए ले सकते और उससे हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सैलरी, इनकम या बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट ये लिमिटेड होता है, उससे हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदने वाले वो लिमिटेड हो सकते हैं। तो मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे करूँ, कम पैसे में ज़्यादा खरीद के। हेलो, एग्जाम्पल ले लेते कि आप कहीं पे गए कपड़े खरीदने के लिए, क्या होगा, आप देखेंगे कि वहाँ पे कपड़े या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल में गए, क्या करते हो आप, जैसे कि मैं कभी भी डीमार्ट में जाता हूँ तो डीमार्ट में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या करता हूँ, देखता हूँ कि किसके ऊपर ज़्यादा सेल लगा हुआ है, सो दैट आई कैन मैक्सिमम माई सेटिस्फैक्शन। जिसके ऊपर सेल ज़्यादा लगा है सो मेरा पैसे बचेंगे, उससे मैं और भी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकूंगा। ये होता है कंज्यूमर के लिए। सो दिस लॉ इज हेल्पफुल टू द कंज्यूमर टू डिसाइड हाउ मच टू गेट इट एट व्हाट प्राइस। तो जब डिस्काउंट होता है कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है, डिस्काउंट नहीं होता कंज्यूमर कम खरीद पाता है, उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं कर पाता है। How it is useful to the government? This law helps the government create effective policies such as progressive tax policies, trade policies, and pricing policies for the people in the nation. Taxation कितना होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा by understanding how people derive satisfaction from the goods and services. ये सारी चीजें देख के गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्सेशन डिसाइड कर सकता है। Hence this law is helpful for the government also. What is the next point? बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शोज टू काइंड ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस।
टू डिफरेंट सिचुएशंस क्या होता है, एक होता है इसेंशियल लाइक एयर एंड वाटर, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। पानी और हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हो नहीं, इसेंशियल कमोडिटी है। फिर भी उसका वैल्यू हाई होने के बाद भी उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग प्राइस है बहुत कम होती है कि नहीं। दूसरा एक होता है लग्जरियस, सच एज गोल्ड या डायमंड, उसकी वैल्यू कुछ है हमारे लिए, इतनी ज्यादा नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर प्राइजेस, इधर सेलिंग और बाइंग का जो प्राइस है बहुत हाई होता है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, मतलब उसको बोलते हैं विरोधाभास, कि मतलब ये इतना जरूरी होने के बाद भी इसकी प्राइसिंग कम है, गोल्ड एंड डायमंड जरूरी नहीं होने के बाद भी उसकी प्राइसिंग क्या है, ज्यादा है। दिस पैराडॉक्स टीचेस अस व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस may not always be expensive and what expensive may not always be as important in our daily lives। ये हमें ये लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। द लॉ ऑफ डिमांड is based on the law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, when the price of something goes down, people want to buy more of it, and when prices goes up, they want to buy less. क्या हो रहा है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अज्यूम करो कि कपड़े खरीदने के लिए गए हो। क्या होता है? आपको कुछ दिख जाता है। क्या दिखता है? ये दिखता है सेल, हॉट सेल, फ्लैश सेल या 50% डिस्काउंट। जैसे ही ये दिखता है हम लोग क्या सोचते हैं, अरे वाह, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम पैसे में ज़्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है। सो वी स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ इट। लेकिन जैसे ही ये सेल हट जाता है हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं अभी महंगा पड़ रहा है, हम लोग 10 बार सोचते फिर वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। दिस इज हैपन्स बिकॉज यू बाय मोर ऑफ समथिंग, ईच एक्स्ट्रा बिट यू बाय गिव्स यू लेस सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा है। वेयर एज अपोजिट टू दैट वी बाय मोर ऑफ द कमोडिटीज एट द लेसर कॉस्ट। ये है हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, और ये हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो प्रोडक्ट का है, उससे हमें पता चलता है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या करता है, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो है इसकी वजह से क्रिएट हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, एक ह्यूमन बीइंग कैसे डिसाइड करेगा कि एक्चुअली इन दोनों में सिचुएशन क्या है और उसकी वजह से डिमांड कैसे हो रही है। चलिए देखते हैं। ये आपको टेबल दिख रहा है, इस टेबल, ये टेबल एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेलो, आपको एक ही दिख रहा है बट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 सिचुएशन हो रही है। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको ऊपर, उसमें क्या दिख रहा है देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट ऑफ एक्स जो दिया है सेकंड पॉइंट में, वो है 10, 8, 7, 6, 5, 3 एंड 1 बराबर। नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी जो दिया है उसके बाजू में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी यहाँ पे हो रहा है 10 कमोडिटी, एक कमोडिटी का जो वैल्यूएशन है 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, 100 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मिल रहा है 80, 70, 50, 30 एंड 10। अभी देखिए मैं प्राइस जो पे कर रहा हूँ वो उसके बाजू में है 50 रुपीज, जो कांस्टेंट दिख रहा है वो प्राइस है। सिचुएशन चेंज हो रही है और मुझे मिलने वाली यूटिलिटी चेंज हो रही है। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, लास्ट वाला जो कॉलम दिख रहा है वो देखो, 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है जो बहुत ज़्यादा है, जिससे मैं प्राइस पे कर रहा हूँ। प्राइस कितना पे कर रहा हूँ, 50। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 80 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, प्राइस कितना पे कर रहा हूँ, 50, 50, राइट, वो ज़्यादा ही है, यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। थर्ड वाले में भी ज़्यादा मिल रही है क्योंकि 50 पे कर रहा हूँ, 70 मिल रही है। अभी ये सिचुएशन खत्म हुआ। नेक्स्ट सिचुएशन जो आ रहा है वो फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या हो रहा है, 50 रुपये पे कर रहा हूँ, 50 की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। हेलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। उसके बाद जो है 5th एंड 6th, यहाँ पे मैं 50 रुपीज़ पे कर रहा हूँ लेकिन 30 की मतलब कम मिल रही है। लास्ट वाले में 50 पे कर रहा हूँ, 10 की ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ये एक सिचुएशन। 3 सिचुएशन समझ में आया। फर्स्ट से लेके थर्ड तक एक सिचुएशन है, फोर्थ पे एक सिचुएशन है और 5th और 6th पे एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला सिचुएशन क्या बोल रहा है, यूनिट विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाय बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। मतलब 1 से लेके 3 जो पॉइंट है वहां पे जो सिचुएशन है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, ये सिचुएशन है। हेलो, सेकंड सिचुएशन क्या था, वो था फोर्थ पॉइंट पे। वो क्या था, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विद द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट, या इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज बिकम इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। जितना प्राइस पे करे उतना यूटिलिटी हमें यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो रहा है, थर्ड सिचुएशन,
यूनिट्स विच द रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय, यहाँ पे कंज्यूमर बाय करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन पे प्राइस इज ग्रेटर एंड मार्जिनलिटी डिराइव फ्रॉम दैट प्राइस इज लोअर। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन प्राइस ऑफ एक्स, ये सिचुएशन हो रहा है। Thus, a rational consumer attains equilibrium where marginality of x is equal to price of x. This relationship between marginal utility and price paved the way for the law of demand. हेलो, समझ में आया? ये सिचुएशंस की वजह से हमें लॉ ऑफ डिमांड मालूम पड़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है? एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ये सिचुएशंस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने के बाद मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड ज़्यादा करेगा। ये हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड से पता चला है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डिफिकल्टीज है कमेंट में बता दीजिए, अच्छा लगा तो भी बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।